यह कहानी कई सालों पुरानी है, जब भारत पर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। मिस्टर सुप्रो इटावा में डिप्टी कलेक्टर बनकर आए। एक दिन विचित्र घटना घटी। डिप्टी कलेक्टर साहब भोजन करके पलंग पर लेटे हुए थे। रात के 10 बज रहे थे। मनोहर नाई उनकी चरण सेवा कर रहा था। डिप्टी कलेक्टर साहब ने कहा, मनोहर, कोई कहानी सुनाओ। मैं आपको क्या सुना सकता हूँ? आपने हजारों किताबें पढ़ी हैं, लाखों कहानियाँ सुनी हैं। आप रोज जो मुकदमे करते हैं वे सब कहानियाँ ही तो हैं। आप ही कुछ सुनाएं और मैं सुनूंगा। नहीं मनोहर, तुम ही कोई कहानी कहो। आप नहीं मानते तो सुनिए, परंतु बीच बीच में हूँ हूँ जरूर करते रहिएगा, नहीं तो आप सो जाएंगे और मैं बकता रहूंगा। ठीक है। मनोहर ने कहानी सुनाना शुरू की। अरब में एक बादशाह था। एक रात को दासी ने छत पर बादशाह का पलंग बिछाया। गर्मी के दिन थे, छत पर केवड़े का छिड़काव हुआ करता था। सोने का पलंग था, रेशम के निवार से भरा गया था। कालीन बिछा था, उस पर गद्दा बिछा था। फिर एक कालीन बिछा था, उस पर सफेद चादर बिछी थी। आमने सामने अगल बगल 4 तकिए रखे हुए थे और फूलों से सेज सजाकर दासी उस पलंग की शोभा को एकटक देख रही थी। दासी के मन में विचार आया कि 5 मिनट इस पलंग पर लेट लेना चाहिए। मैं भी तो देखूं कैसा लगता है। मन होता है शैतान। दासी बादशाह के पलंग पर लेट गई। अच्छा फिर? दासी थी बेचारी दिन भर की थकी मांदी। ऊपर से लगी ठंडी हवा, नीचे से उठी फूलों की महक। 3 मिनट भी नहीं बीते, दासी ठप से सो गई। अरे फिर क्या हुआ? शामत शामत आ गई होगी। 1 घंटे के बाद भोजन करके बादशाह सलामत आराम करने के लिए आए। पूर्णमासी की चांदनी थी। बादशाह ने तुरंत जान लिया कि पलंग पर दासी सो रही है। ओह, यह तो गजब हो गया। बादशाह ने दासी को जगाया। जमीन पर खड़ी होकर मारे डर की दासी थर थर कांपने लगी। हाथ जोड़कर पैर पकड़ लिए और फूट फूट कर रोने लगी। बादशाह ने कहा, इस कसूर की बिल्कुल भी माफ़ी नहीं हो सकती। इसकी सज़ा दी जाएगी। अच्छा फिर क्या हुआ? बादशाह ने बेगम साहिबा को बुलाया और सारा माजरा कह सुनाया। इसके बाद बादशाह ने बेगम से कहा, आप ही इस दासी की सज़ा तय कीजिए, क्योंकि इसने आपका ही विशेष अपराध किया है। बेगम साहिबा ने कहा कि इसने 60 मिनट पलंग पर बिताए हैं, इसीलिए 60 कोड़े की सज़ा दी जाएगी। बहुत सख्त सज़ा दे दी। हाँ साहब, रुतबा पाकर आदमी कसाई हो जाता है। हाँ, आगे बताओ फिर क्या हुआ? सज़ा सुनकर बादशाह के होश उड़ गए। बादशाह ने सोचा कि अगर किसी आदमी ने कोड़े लगाए तो यह दासी मर जाएगी। तब तक बेगम साहिबा ने खुद ही कहा कि कोड़े मैं ही लगाऊंगी। खूंटे से चमड़े का कोड़ा उठाकर बेगम साहिबा ने 4-5 हाथ करारे जमा दिए। बेचारी दासी रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। उसके बाद बेगम साहिबा थक गईं। औरत की जात मुलायम होती है ना साहब। बादशाह 1 2 3 4 5 कहकर गिनती गिनने लगा। 30 कोड़े तक दासी जोर जोर से रोती रही, परंतु उसके बाद दासी की मति पलट गई। 30 से 60 तक दासी खूब हंसती रही। ऐसा क्यों? धीरज रखिए साहब, सब बातें अपने आप खुलती जाएंगी। अच्छा आगे कहो। सजा समाप्त होने पर बादशाह ने दासी से पूछा, तू पहले रोई क्यों और बाद में हंसी क्यों? दासी ने कहा, चोट के कारण मैं रोई थी, परंतु जब समझ में आया कि मैंने 1 घंटा पलंग पर बिताया तो 60 कोड़े लगे और बादशाह सलामत रात भर सोते हैं, सो इनकी ना मालूम क्या दशा होगी। पलंग की सजा से बेगम साहिबा भी नहीं बच पाएंगी। आप दोनों पर अनगिनत कोड़े पड़ेंगे। इसीलिए यह सोचकर मैं हंसी की सजा देने वाले को अपनी सजा की खबर ही नहीं है। जिस तरह से पलंग पर मुझे सोते देखकर जिस तरह पलंग पर मुझे सोते देखकर आप क्रोधित हो उठे, उसी तरह आपको पलंग पर सोता देखकर ईश्वर गुस्सा होता होगा। मेरे हंसने का यही कारण है। इतना सुनते ही बादशाह की बुद्धि बदल गई। बादशाह ने मुकुट फेंक दिया, राजसी वस्त्र फेंक दिए और जूते फेंक कर फकीरी कपड़े पहन लिए। रामचंद्र जी दिन में वन की ओर गए थे। बादशाह सलामत ठीक आधी रात को वन में चले गए। वाह वाह, द ड्यूटी इज ब्यूटी। अंग्रेजी में मुझे गाली देने लगे। नहीं मनोहर, तुमने बहुत अच्छा किस्सा कहा, किंतु अब हमको भी इस पलंग से उतरना चाहिए। ड्यूटी इज ब्यूटी इतना कहकर
डिप्टी कलेक्टर साहब उतरे और जमीन पर कंबल बिछाकर लेट गए। शहर भर में खबर फैल गई कि डिप्टी कलेक्टर साहब अपनी नौकरी को लात मारकर फकीर हो गए हैं। अपने ही बंगले के द्वार पर इमली के पेड़ के नीचे एक कंबल पर डिप्टी कलेक्टर साहब फकीरी वेश में बैठे हैं। यह खबर सुनकर अंग्रेज कलेक्टर साहब, सुपरिटेंडेंट पुलिस और जिले के कई अफसर घटना स्थल पर जा पहुंचे। अंग्रेज कलेक्टर साहब ने कहा, वेल मिस्टर सुप्रो, तुमको क्या हुआ? तुम कलेक्टरी के वास्ते नामजद हो गया। तुमने यह इस्तीफा क्यों दिया? हम तुम्हारा इस्तीफा मंजूर नहीं मांगता। सुप्रो जी बोले, अभी तक सरकार की नौकरी की है, अब मैं मालिक की नौकरी करूंगा। अंग्रेज कलेक्टर साहब ने पूछा, पिकीरी करेगा? पिकीरी 24 घंटे में तुम 5 घंटा सरकारी काम करो, बाकी वक्त पिकीरी करो। तुम भी राम राम करना, हम भी राम राम करेगा। सुप्रो जी बोले, सजा देने वाला नहीं जानता कि उसके लिए क्या सजा मुकर्रर की गई है। इस बात ने मेरा कलेजा काट दिया। साथ में आए हुए एक दूसरे अफसर ने कलेक्टर साहब से कहा, हुजूर, ज्ञान की बात कृपाण की धारा, यानी तलवार की तरह बात भी काट करती है। मेरा मजरा भाई जिला बांधा में तहसीलदार था। एक रोज उसने देखा कि एक काले सांप ने मेढक को पकड़ा और निकल गया। भाई ने सोचा, इसी तरह एक दिन मौत का सांप मुझ मेढक को भी कटक जाएगा। उसी समय वह साधु हो गया। आज तक उसका पता नहीं वह कहाँ पर है। तभी अंग्रेज कलेक्टर ने फिर कहा, मिस्टर सुप्रो, अगर मेरी बात पर तुम नज़र नहीं डालता तो ना सही, वो देखो तुम्हारी खूबसूरत पत्नी और तुम्हारा बच्चा। तुम्हारे बिना तुम्हारा मेम साहब का क्या हाल होगा? तुम्हारा बच्चा कैसे तालीम पाएगा? बच्चे को पढ़ा लिखा दो, तब फिक्री होना, तब हम भी फिक्री करेगा। नहीं हुजूर, भूखी प्यासी थकी मांदी पब्लिक का पैसा वेतन के रूप में लेकर मैंने जो पलंगबाजी की है, उसकी सज़ा मुझे ज़रूर मिलेगी। अब मैं किसी दूसरे का इंसाफ नहीं करूँगा, खुद अपना इंसाफ करूँगा। जो अपना इंसाफ नहीं करता वह दूसरों का क्या इंसाफ करेगा? सबने समझाया पर सब बेकार। लाचार होकर कलेक्टर साहब ने इस्तीफा ले लिया। मनोहर नाई छाती पीट पीट कर श्रीमती सुप्रो के चरणों में लौट रहा था और कह रहा था कि मुझे नहीं पता था कहानी में इतना असर होता है, नहीं तो यह कहानी में कहता ही नहीं। इटावा शहर में 1 मील दक्षिण में यमुना जी हैं। एक पक्के घाट पर भूतपूर्व डिप्टी कलेक्टर श्रीमान सुप्रो साहब बैठे रहते थे। फटी कमली और एक मोटा सोटा। यमुना में खड़े होकर वह घाट पर सोटा खटखटाया करते थे। कभी कभी कहते थे, लगा रहा खटका, खटके का खटका खटपट करता रहे, मत मिटना खटखटा। वह 10 बजे के करीब झोली लेकर भिक्षा लेने शहर में जाते। पब्लिक उनको पहचानती तो थी ही, सभी चाहते थे कि आज वह हमारे द्वार पर आए। रोटी लेते थे, रोटियों को लेकर उसकी झोली को यमुना जी में डुबोते थे। इसके बाद झोली को एक इमली की डाली पर लटका देते थे। 4 बजे तक झोली लटकती रहती थी। फिर कुछ खुद खाते और बाकी बंदरों को खिला देते। फटी कमली के सिवा कोई वस्त्र अपने पास नहीं रखते थे। इस प्रकार इटावा के एक डिप्टी कलेक्टर ने इटावा में ही 12 साल तक घोर तपस्या की। खटखट करते रहने से पब्लिक उनको खटखटा बाबा कहने लगी। एक बार खटखटा बाबा ने भंडारा किया। घी की कमी पड़ गई, कढ़ाई चढ़ी हुई थी। शहर दूर था। उन्होंने अपने एक चेले से कहा कि 2 कलसी यमुना जल लाकर कढ़ाई में छोड़ दे। वैसा ही किया गया। यमुना का जल घी बन गया। पूरियां सेंकी गईं और भंडारा किया गया। खटखटा बाबा की समाधि स्थल पर अब अनेक इमारतें बन गई हैं। समाधि का मंदिर और विद्यापीठ की इमारत दर्शनीय है। शहर से प्राचीन पुस्तकों का अपूर्व संग्रह किया गया है। साल में एक बार यहाँ पर मेला लगता है। भारत के विद्वान योगियों और पंडितों को निमंत्रण देकर बुलाया जाता है। खूब व्याख्यान होते हैं। खटखटा बाबा की समाधि इटावा का तीर्थ स्थान है। इटावा जिले का बच्चा बच्चा खटखटा बाबा के नाम से परिचित है। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह सच्ची घटना अच्छी लगी होगी। आशा कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।